हम आगे कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे जिनमें ग्राउंड रेफरेंस फ्रेम में क्वेश्चन को सॉल्व करने की बजाय सेंटर ऑफ मास के रेफरेंस फ्रेम में जाकर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उस रेफरेंस सेंटर ऑफ मास के रेफरेंस फ्रेम में जाकर सॉल्व करने से क्वेश्चन थोड़ा इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो सीओएम रेफरेंस फ्रेम को हम कैसे अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूटिलाइज कर सकते हैं, उससे पहले अपने को कुछ बेसिक्स पता होने चाहिए और वो बेसिक्स हम अभी डिस्कस करेंगे, है ना। तो सेंटर ऑफ मास रेफरेंस फ्रेम में क्या क्या चीजें नोटिस करने वाली है, उसके लिए पहले मैं आपको ये याद दिलाता हूँ कुछ बेसिक इक्वेशंस जो कि हमने पढ़ी थी मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जब हमने टॉपिक स्टार्ट किया था उस लेक्चर में। तो क्या पढ़ा था हमने? सबसे पहले तो हमने पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए ये इक्वेशन सीखी हुई है कि पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास इज m1r1 m2r2 एंड सो ऑन अपॉन m1 प्लस m2 प्लस जितने भी मासेस हैं। इसमें ये जो नीचे लिखा हुआ है ये टोटल मास है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये आ गया कैपिटल M जो है ना वो टोटल मास है, और फिर मैं इसको कैपिटल M को इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो m इंटू आर सी ओ एम इज इक्वल टू m1r1 m2r2 एंड सो ऑन। अब ये जो इक्वेशन लिखी है ये तो है एक्चुअली ग्राउंड के रेफरेंस फ्रेम में, ठीक है। तो ये पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास फाइंड करने के लिए हम ये यूज करते हैं। अब सपोज करो कि हम सेंटर ऑफ मास के रेफरेंस फ्रेम में चले जाते हैं। जब हम किसी ऑब्जेक्ट या किसी पॉइंट के रेफरेंस फ्रेम में जाते हैं तो क्या होता है कि हमारा जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है वो उसके साथ अटैच हो जाता है ना। यानी कि अपना जो ओरिजिन है वो एग्जैक्टली उसी के ऊपर आ जाता है जिसके रेफरेंस फ्रेम में हम जा रहे हैं, यानी कि सीओएम के ऊपर आ जाएगा। अगर हम सीओएम के रेफरेंस फ्रेम में जाते हैं तो क्या यहां पर, अगर चलो यहीं पे लिख लेते हैं, इन सीओएम रेफरेंस फ्रेम, इन सीओएम रेफरेंस फ्रेम पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेट सिस्टम सेंटर ऑफ मास से अटैच हो जाएगा और ओरिजिन जो है वो सेंटर ऑफ मास पर ही आ जाएगा। इसका मतलब है क्या होगा कि ये तो था ग्राउंड के रेफरेंस फ्रेम में, ठीक है। सीओएम रेफरेंस फ्रेम में पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास करूंगा मैं, तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास ऑब्वियसली क्या आने वाली है? 0, बिकॉज पोजीशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 क्या होता है? पोजीशन ऑफ 1 माइनस पोजीशन ऑफ 2। बट इफ यू आर ट्राइंग टू फाइंड पोजीशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 1 दैट विल बी 0, है ना। तो अगर ये 0 हो गया तो दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड 0 हो गया और राइट हैंड साइड पे क्या रहेगा? m1r1 position vector of 1 with respect to center of mass, m2r2 position of 2 with respect to center of mass, and so on is equal to 0। कि ये सेंटर ऑफ मास के रेफरेंस फ्रेम में सिर्फ यही थोड़ी, सब सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में होंगे ना सारे पोजीशन वेक्टर्स, तो ये इक्वेशन आएगी। तो इसको एक्चुअली अपन वर्ड्स में अगर एक्सप्लेन करें तो ये जो टर्म है ना मास इनटू उसका जो पोजीशन वेक्टर है, this is called moment of mass, moment of that mass, this is moment of m1, this is moment of m2, ठीक है। इसको moment of mass बोलते हैं, mass into position vector। तो summation of all moments of mass, summation of moment of mass of all the particles in the system will be 0, will be always 0 in the center of mass reference frame। ये conclusion निकाला हमने, करेक्ट। तो यहां पर क्या निकला? summation of moment of mass of all the particles of a system will be 0 in COM reference frame। ये कभी कभी हो सकता है कि आपके पास क्वेश्चन आए, उसमें 4 ऑप्शन हो, उसमें से किसी ऑप्शन में ये लिखा हो और आपसे क्वेश्चन में बोल रहा हो कि चूज द करेक्ट या इनकरेक्ट ऑप्शंस।
है ना। तो ये स्टेटमेंट हमें पता होना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स को कभी कभी यही नहीं पता होता जब ये लिखा हुआ आता है कि मोमेंट ऑफ मास क्या होता है। दिस टर्म इज मोमेंट ऑफ मास, ओके। और COM रेफरेंस फ्रेम में क्या होगा, 0, बिकॉज सेंटर ऑफ मास पर ही ओरिजिन अटैच हो जाएगा अगर हम COM के रेफरेंस फ्रेम में चले जाते हैं तो, ठीक है। तो एक तो ये हुआ। फिर मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में अगली जो इक्वेशन थी वो वेलोसिटी से रिलेटेड थी, तो वो लिख लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास m1 v1 m2 v2 अपॉन टोटल मास लिख देता हूँ। इसको ऐसे लिख लें अपन, कैपिटल M इंटू VCOM इज इक्वल टू m1 v1 m2 v2 एंड सो ऑन। तो ये जो इक्वेशन लिखी हुई है ये क्या लिखा है, सिस्टम का नेट लीनियर मोमेंटम, टोटल लीनियर मोमेंटम लिखा हुआ है, जिसको दो तरीके से लिख सकते हैं हमें पता है कि या तो इंडिविजुअल पार्टिकल्स के मोमेंटम जो है उनको ऐड करो, या फिर टोटल मास को सीधा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये जो लिखा है ये तो है ग्राउंड के रेफरेंस फ्रेम में। अब अपन बात करते हैं इन COM रेफरेंस फ्रेम। सेंटर ऑफ मास के रेफरेंस फ्रेम में अगर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी पूछेंगे तो वो क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी 0, ठीक है, क्योंकि रेफरेंस फ्रेम उसी से अटैच हो गया। तो ये तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हमें मालूम है, जिस भी रेफरेंस फ्रेम की बात करते हैं उसी रेफरेंस फ्रेम में उसी की वेलोसिटी की बात करेंगे तो वो क्या है, 0। तो ये 0 हो गया, तो इसका मतलब है कि ये 0 होते ही नेट मोमेंटम क्या हो गया, 0, करेक्ट। तो यही बात हमें ध्यान रखनी है कि नेट लीनियर momentum of a system is 0 in COM reference frame। ठीक है, ये वेलोसिटी वाली इक्वेशन हो गई। एक और इक्वेशन है जो कि हम लोग मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में इसको डिफरेंशिएट करके लाते हैं, वो है एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, m1 a1 m2 a2 एंड सो ऑन अपॉन टोटल मास। और इस इक्वेशन से क्या आ जाता है हमारे पास, कैपिटल M इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 a1 प्लस m2 a2 एंड सो ऑन। ये किसके बराबर होता है, ये इस सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स जो कुछ भी है उसके बराबर होता है। और उसमें भी अगर मैं बोलूँ तो इंटरनल फोर्सेस तो कैंसिल हो जाते हैं, तो टोटल एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होता है, ठीक है। तो सारे एक्सटर्नल फोर्सेस का सम, ठीक है, समेशन ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होता है। ये हम पहले भी देख चुके हैं क्योंकि हम मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये जो इक्वेशन है ये तो ग्राउंड के रेफरेंस फ्रेम में थी। अगर हम बात करें इन COM रेफरेंस फ्रेम, तो COM के रेफरेंस फ्रेम में ही COM का एक्सेलरेशन पूछे हैं तो क्या होगा, 0। और अगर ये 0 हो गया इसका मतलब है ये 0 होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड 0 हो गई तो राइट हैंड साइड 0 होना चाहिए। यानी कि सेंटर ऑफ मास के रेफरेंस फ्रेम में अगर आप जाते हो तो सारे फोर्सेस का जो समेशन है वो डेफिनेटली 0 होगा। अब इसमें दो चीजें हैं, एक्सेलरेशन अगर सेंटर ऑफ मास का 0 था पहले से ही, ग्राउंड के रेफरेंस फ्रेम में ही 0 था, ठीक है, तो ये 0 था तब तो एक्सटर्नल फोर्स ग्राउंड के रेफरेंस फ्रेम में ही 0 आ जाएगा। लेकिन अगर सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन नॉन 0 था ग्राउंड के रेफरेंस फ्रेम में, तो जब आप COM के रेफरेंस फ्रेम में जाओगे इसका मतलब है आप कौन से रेफरेंस फ्रेम में जा रहे हो, एक नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में जा रहे हो। दैट मीन्स आपको क्या लगाना पड़ेगा, एक सूडो फोर्स, है ना। तो उसमें एक्सटर्नल फोर्सेस में सूडो फोर्स भी आ जाएगा, क्योंकि रूल है कि भाई आपको अगर न्यूटन्स लॉ लगाना है एक नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में तो सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। तो अगर आप COM रेफरेंस फ्रेम में गए तो ये बात सही है कि एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, ठीक है। बट क्योंकि अगर आप एक्सेलरेशन ग्राउंड के रेफरेंस फ्रेम में नॉन 0 था तो आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में जा रहे हो, तो आप ये ध्यान रखना कि इस एक्सटर्नल फोर्स में आपको सूडो फोर्स भी ऐड करके रखना होगा।
है ना, समेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, और अगर कोई सूडो फोर्स है तो इन सब का सम 0 हो जाएगा अगर आप COM रेफरेंस फ्रेम में गए तो। ठीक है, इस चीज को क्वेश्चन में कैसे यूज करना है, कैसे हमें बेनिफिट करेगी ये चीज, वो हम जब एग्जांपल्स करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी के लिए बस इतना क्लियर होना चाहिए कि सेंटर ऑफ मास के रेफरेंस फ्रेम में गए तो RCOM 0 हो जाता है, VCOM 0 हो जाता है और ACOM 0 हो जाता है। उससे जो हमने ये 3 कंक्लूजन्स निकाले वो हमें पता होना चाहिए। ओके।